नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम हिगल के आदर्शवादी विचारों का अध्ययन कर रहे थे, तो कुछ अवशेष था उसको हम इसमें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये बिंदुवार। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आदर्शवादी विचारों में वो जो हमने पिछले बिंदु में पढ़ा था कि राज्य आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान है, उसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि राज्य के द्वारा अपने उत्कर्ष के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें उग्र आदर्शवादियों के अनुसार तो यह युद्ध भी कोई बुरी बात न होकर एक अनिवार्य वस्तु और राज्य के उत्कर्ष का एक उपयोगी साधन है। तो उग्र आदर्शवाद की हम जब बात करेंगे तो उसमें ये बात सम्मिलित की जाती है उस विचारधारा में कि युद्ध भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम फ्रेडरिक हिगल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें उदारवादी आदर्शवाद की भावना छिपी रहती है। उदारवादी आदर्शवाद नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के नींव पर बनाया गया है। तो इन तथ्यों के आधार पर हिगल अपने आप में उग्र आदर्शवादी विचारकों से अपना अलग स्थान रखते हैं, क्योंकि उनका सर्वमान्य या सार्वलौकिक एक सेंटेंस है, वो अपने आप में इस धारणा को पूरी तरह से पुष्ट करता है और कहते हैं कि आदर्शवादी राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए उनका जो विचार है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। यानी डिवाइन कल्चर के अकॉर्डिंग इसको हम जब देखते हैं तो यह दैवीय शक्तियों के आधार पर बनाया गया, एक पृथ्वी पर भेजा गया या यहाँ पर जो विद्यमान है वह पूरी तरह से वैचारिक दृष्टि से ईश्वरीय अवतार का ही परिणाम है, या परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसको हम आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ही या उस दृष्टि के माध्यम से ही हम यहाँ उसको देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसके बारे में जो हम अभी हिंदी में बताया उसका हम इंग्लिश में बताएंगे एक बार। स्टेट इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इट इज़ द डिवाइन आइडिया एज इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, उसका ही अंग्रेजी वर्जन है। तो अगले बिंदु में हम जब देखते हैं तो फ्रेडरिक हिगल बताते हैं कि राज्य का आधार बल नहीं है बल्कि इच्छा है। यानी राज्य का जो आधार है या राज्य का जो फंडामेंटल बेस है वह किसी भी प्रकार का दबाव या फोर्स या इन्फोर्समेंट नहीं है, बल्कि उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है, उसकी मनोवांछित कामना है। अगर बल के आधार पर हम देखेंगे तो वह सर्व अधिकारवादी या टोटलिटेरियनिज्म या जिसको हम बोलेंगे तानाशाही वाला जो स्वरूप है वह दिखाई देगा। इसलिए बल को यहाँ आधार नहीं माना है, इच्छा को माना है। राज्य का आधार शक्ति या बल नहीं है बल्कि इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता या मनवा सकता है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून व उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी ही सदिच्छा का पालन कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति राज्य के दबाव में आकर के या कानून की दबाव वाली स्थिति के आधार को मान करके उनके नियमों का, उन कानूनों का पालन नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति भी राज्य में चाहता है कि हमें एक ऐसा इस तरह का शासन मिले, इस तरह का हमें कल्याणकारी परिवेश मिले कि जिसमें
हम अपनी इच्छा को जाहिर कर सकें, इच्छा को हम अपनी को स्वीकार कर सकें कि हमारी इच्छा की जो वांछित जो प्रकृति है उसको हम अच्छी तरह से अपने प्रयोग में ले रहे हैं या उन आदेशों को हम मान रहे हैं, तो उसके पीछे कोई दबाव नहीं है। वह हमारी या व्यक्ति की खुद की सदिच्छा के पालन के आधार पर ही निश्चित रहता है। राज्य का जो कानून है, आदेश है, वह सामान्य इच्छा के मूर्त रूप में ही माना जाता है। जो सामान्य इच्छा रूसो के विचारों में मिलती है, जो कल्याणकारी भावना को या व्यक्ति के विकास के लिए सदैव तत्पर रहती है, उस प्रकार की सामान्य इच्छा को यहाँ पे संकेत में लिया गया है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं कि मानव स्वतंत्रता है वह राज्य की बात को मानने में ही निहित है। अर्थात मानव की स्वतंत्रता इस चीज़ पर निर्धारित रहती है, निर्भर करती है कि राज्य की जो आज्ञा है उसका मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, नागरिक के द्वारा, राज्य के बाशिंदों के द्वारा सही रूप से पालन किया जा रहा है, उनको मान्यता प्रदान की जा रही है और उनको अपने मान्यता में लेकर के जीवन में उनको ढाला जा रहा है। ये आज्ञा पालन उस मानव के स्वतंत्रता को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करेगा कि जिससे वह अपने आप को उस राज्य में कल्याणकारी भावना के आधार पर स्थापित कर सकेंगे और उसको आगे के लिए एक नए रूप में निर्धारित कर सकेंगे। राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते, आदर्शवादी हैं और इस संबंध में उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर वारकर कहते हैं, मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। देखिए, ये जो वारकर ने जो अपना कोटेशन दिया है वो अपने आप में इस सारी थ्योरी को पूरी तरह से स्पष्ट स्वरूप देता है कि मानवीय चेतना या मानव का जन्म होता है, फिर वो समझ लेता है, समझ के बाद जब थोड़ा बहुत दिमाग, बुद्धि, विवेक संबंध निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो उस समय उसको स्वतंत्रता का आभास होता है, यानी फ्रीडम का वहाँ पर जन्म होता है। और उस फ्रीडम के जन्म के बाद फिर वह देखता है कि मेरे को क्या क्या आवश्यकता है इस समाज में, तो उनके लिए वह अधिकार की मांग करता है और वह भाव होगा अधिकार का, अधिकार होंगे उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही अधिकारों को सही रास्ता दिखाती है और अधिकार अपनी रक्षा के लिए फिर राज्य की मांग करते हैं। यानी तीसरी स्थिति में राज्य की मांग की जाती है, व्यक्ति अपने भविष्य के कल्याण के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी चेतना के द्वारा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के द्वारा अधिकार और अधिकार के द्वारा राज्य की डिमांड। इस तरह से तीन स्थितियों को यहाँ पर वारकर ने स्पष्ट रूप से किया है। आगे बताते हैं हीगल कि राज्य के द्वारा ही अधिकारों को जन्म दिया जाता है। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियां मानते हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं। अगले बिंदु में बताते हैं कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। सावयव सिद्धांत यानी जो जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी, जो सैद्धांतिक राजनीति में हम जिसको पढ़ते हैं, पढ़ा भी है, उसको ही बेस मान करके इन्होंने बताया है कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। यानी राज्य का निर्माण व्यक्ति के ही आंगिक दृष्टिकोण या आंगिक जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है। एक अंग के विकार से ही, उसके विलोपन से मात्र उसी तरह से एक शरीर की रचना नहीं मानी जा सकती है। उन शरीर उसी प्रकार राज्य के जो तत्व हैं, उसके निर्माणकारी कारक हैं, उनमें एक भी अगर
विलोपित है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ये दोनों साधव सिद्धांत के आधार पर ही माने जाते हैं। राजनीतिक और नैतिक जो कर्तव्य है उनमें किसी प्रकार के अंतर की बात नहीं कही गई है। कि चाहे राजनीतिक परिदृश्य हो या नैतिक कर्तव्यों का मसला हो, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं होता है। कांट ने बताया है कि कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। यानी देखिए, फिर वही नैतिकता की बात आ गई। कांट ने भी उसी चीज़ को स्पष्ट यहाँ किया है कि नैतिकता का भाव अगर है जीवन में, तो वहाँ पर कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया जाना स्वाभाविक है और उसको अपनाना ही पड़ता है, बाध्यकारी मान लो, क्योंकि नैतिकता का जहाँ भाव पूरी तरह से जहन में है, तो वहाँ कानूनी दृष्टिकोण को भी अपने जहन में लेना ही पड़ता है, स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत, न कि किसी राज्य की दबाव की स्थिति को मान करके। इस तरह से ये यहाँ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।